हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द राइट गाइडेंस में। और आज के इस वीडियो में हम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो आपके जनरल नॉलेज में वैल्यू एडिशन का काम करेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये पिक्चर हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की है। अब आगे हम इनके सारे पावर्स और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठ रहा होगा वो यही होगा कि प्रेसिडेंट होते कौन है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं पूरे इंडिया के और ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्टेट्स को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जितने भी कार्य हैं वही सारे करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको एडवाइस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो उसको मना कर सकते हैं, क्योंकि ये नेसेसरी है, ये मैंडेटरी है कि जो उनको एडवाइस दिया जाएगा वो करेंगे। अब इतना बड़ा पोस्ट है तो इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी होंगी। तो चलिए देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले ये कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरी ये कि वो 35 साल के होने चाहिए या उससे अधिक के, और तीसरा पॉइंट ये है कि जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है किसी भी इंसान को लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो सारी क्वालिफिकेशंस प्रेसिडेंट में होनी चाहिए। चौथा ये है कि जितनी भी ऑफिसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की वो किसी में भी काम नहीं कर रहे होने चाहिए। तो ये चार हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इनके अलावा और भी एक पॉइंट है जो ये है कि जिस भी शख्स का नाम लिया जाएगा प्रेसिडेंट पद के लिए नामित करने के लिए तो उसको कम से कम 50 लोग पहले सपोर्ट करेंगे और उसके बाद 50 लोग और उसको सपोर्ट करेंगे तो ही उनको प्रेसिडेंट पद के लिए नामित किया जाएगा और इनडायरेक्ट इलेक्शंस में वो कैंडिडेट बनेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो होती है ₹15,000। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कितने लोग प्रपोज करते हैं किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट पद के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए 50 लोग और फिर सेकेंडरी जो होते हैं वो भी 50 होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। यहाँ हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, आने वाली स्लाइड्स में हम इसको बहुत ही डिटेल में बाकायदा पढ़ेंगे। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्टली क्यों इलेक्ट किया जाता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्टली का मतलब ये है यहाँ पे कि इसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है प्रेसिडेंट के चुनाव में। एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू वोट कराया जाता है, उसको हम जानते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या है इसको हम अभी थोड़े समय बाद बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो इनका होता है पूरा चुनाव का प्रक्रिया वो सीक्रेटली होता है। क्यों होता है सीक्रेटली? क्योंकि इसमें जनता इन्वॉल्व नहीं होती है। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, कंफ्लिक्ट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही सॉल्व करता है। आई होप अभी तक की सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अब हम बात करेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। तो आपने इलेक्टोरल कॉलेज का नाम तो सुना होगा, लेकिन आप इससे बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जिसका नाम इलेक्टोरल है, क्योंकि ये एक बॉडी होती है जिसको टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाई जाती है और इसको बनाई इसलिए जाती है ताकि प्रेसिडेंट का चुनाव हो सके। तो जो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कुछ लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं आइए जानते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो हमारे दोनों हाउसेज हैं लोकसभा और राज्यसभा उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि एमपीज होते हैं। और जो दूसरा पॉइंट हमारा है वो ये है कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, यानी जो हमारा विधानसभा होता है उसके एमएलएस होते हैं। साथ में 2 टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश जो एक दिल्ली है और दूसरा पौंडीचेरी, वो दोनों लोग यानी वो दोनों टेरिटरीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो सम टोटल करें तो हमारे एमपीज इन्वॉल्व होते हैं, स्टेट्स के एमएलएज इन्वॉल्व होते हैं, प्लस 2 टेरिटरीज होती हैं इन्वॉल्व जो कि एक दिल्ली है और दूसरी पौंडीचेरी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी तो हमने जाना कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या प्रक्रिया है प्रेसिडेंट के चुनाव की। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब ये हुआ कि हमारी जनता उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। और एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये एमपीज एमएलए सब लोग हैं, इनकी कई सारी प्रेफरेंसेस होंगी। जैसे एग्जांपल लीजिए ABCD 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं और आपको A ज्यादा पसंद है, B थोड़ा कम पसंद है, C थोड़ा कम और D बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप सबको लिस्ट करेंगे 1 पे A, 2 पे A और 3 पे A। ऐसे कर करके आप अपनी प्रेफरेंस को डालेंगे और जब जिसको आपने वोट दिया उसको अगर टोटल मिला के 50% से अधिक वोट्स मिल गए तो उस इंसान को हमारा प्रेसिडेंट सिद्ध कर दिया जाता है, यानी वो प्रेसिडेंट पद का हकदार हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो एमएलए होते हैं और एमपी होते हैं उनके वोट की वैल्यू कैसे की जाती है, मतलब उनके वोट से कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं जिसको आप
याद कर लीजिएगा। ये वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए दिया है, जो कि ऐसे है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/100। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार कहीं पूछ लिया जाता है। और जो एमपी होते हैं उनको कैसे किया जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ एन एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। तो चलिए बढ़ते हैं और भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या सारी चीजें हैं प्रेसिडेंट की। आपके भी दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि हम प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली ही क्यों इलेक्ट करते हैं, क्यों नहीं इसमें जनता इन्वॉल्व होती है। तो उसके भी कई सारे कारण हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है, वो काफी दूर तक की बातें सोच के ये सारे नियम कानून बनाए हैं। तो आइए जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चूज किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली चूज करते तो वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बिल्कुल राइवल हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि मान लीजिए दो शख्स हैं और जिनके पास इक्वल पब्लिक सपोर्ट है, तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहेगा, प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहेगा। क्यों नहीं बनना चाहेगा? क्योंकि सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल हेड होते हैं। तो कोई भी इंसान जिसके पास इतना पब्लिक सपोर्ट रहेगा वो प्रधानमंत्री पद के लिए उठेगा, ना कि प्रेसिडेंट के लिए। दूसरा पॉइंट भी यही है कि अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते प्रेसिडेंट के, तो ये नॉमिनी बन जाते रूलिंग पार्टी के एट द सेंटर, यानी कि इनका ही नाम हो जाता प्रेसिडेंट पद, प्राइम मिनिस्टर पद के लिए। प्रेसिडेंट के लिए वो इंसान क्यों खड़ा होता, इसके पास इतनी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट काफी रिलेटेबल है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो उसमें हमारी स्टेट के एमएलएस भी इन्वॉल्व होते हैं, जिससे जो हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी पूरा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इस वजह से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट को भी काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात कर लेंगे कि ओथ ऑफ ऑफिस क्या होता है। कौन होता है जो हमारे प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण कराता है? तो जब हमारे सारे इलेक्शन के प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, किसी एक इंसान को प्रेसिडेंट पद के लिए चुन लिया जाता है, तो जब हमारे प्रेसिडेंट आते हैं तो उनको शपथ ग्रहण दिलाते हैं हमारे चीफ जस्टिस यानी सीजेआई ऑफ इंडिया। अगर वो किसी इमरजेंसी की वजह से एब्सेंट हैं तो उनकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इनको शपथ दिलाते हैं। और इनके जो भी इंसान बन जाता है प्रेसिडेंट, उसके कुछ होते हैं उसूल कि आपको करना ही करना है। सबसे पहला है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में काम करेंगे, सारे फंक्शंस निभाएंगे, जो हमारा संविधान और कानून है उसको प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड भी करेंगे, उसका बचाव भी करेंगे अच्छे से। और ये अपने आप को समर्पित कर देंगे कि पूरे जनता जो भारत की है उनके प्रति और सारी चीजें करेंगे। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस की। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 साल की अवधि तक अपनी सर्विस देते हैं और इनको जो ओथ दिलाते हैं वो हमारे सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। यहाँ एक और केस है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट अपनी टर्म को कंप्लीट करने के पहले ही रिजाइन देना चाहते हैं किन्हीं कारणवश, तो वो रिजाइन कर सकते हैं और उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो सबमिट होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और जो खाली सीट हुई है प्रेसिडेंट की, उसको 6 महीने के अंदर ही भरा जाता है। आई होप आपको टर्म ऑफ ऑफिस क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इम्पीचमेंट क्या होता है। तो हमारे प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है उनके ऑफिस से एक प्रोसीजर के थ्रू, जिसका नाम होता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट है उन पे ये चार्ज लगाया जाता है कि उन्होंने संविधान को वायलेट किया है या उनका बिहेवियर जो है वो संविधान के प्रति ठीक नहीं है। तो ऐसे केस में इम्पीचमेंट लाया जाता है। ये प्रोसेस थोड़ी बड़ी होती है। कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है और इन पे ये चार्ज रहेगा प्रेसिडेंट पे कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपमानित किया है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल नहीं रहे हैं। ऐसे सारे चार्जेस लगते हैं प्रेसिडेंट पे। और जो भी हाउस इसको लाया है वो 14 दिन की एडवांस नोटिस देता है प्रेसिडेंट को सिग्नेचर के द्वारा। मतलब कोई भी हाउस, मान लीजिए लोकसभा ने लाया है, तो उसके 1/4 ऑफ द मेंबर अपना साइन करके प्रेसिडेंट को बताएंगे कि उन पे ये चार्जेस लगे हैं। और जब 14 दिन बीत जाते हैं तो जो इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन है उसको हाउस में वापस लाया जाता है और 2/3 ऑफ द मेजोरिटी के साथ अगर ये पास हो गया, 2/3 यानी जितने भी मेंबर हैं लोकसभा में उसके 2/3 लोग इसको अगर मेजोरिटी ऑफ वोट्स के साथ पास कर देते हैं, तो ये एक हाउस से रेजोल्यूशन दूसरे हाउस में जाता है। यानी मान लीजिए लोकसभा ने स्टार्ट किया है और 2/3 ऑफ मेजोरिटी के साथ ये पास हो गया, तो फिर ये राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा ने स्टार्ट किया और 2/3 मेजोरिटी के साथ पास किया तो वो लोकसभा में जाएगा। तो यहाँ हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो हमारा लोकसभा इसको 2/3 ऑफ मेजोरिटी के साथ पास कर देगा, तो ये अब राज्यसभा के पास जाएगा और राज्यसभा जितने भी चार्जेस लगे हैं प्रेसिडेंट पे उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। और ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होगा उसमें प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को पूरी आजादी होती है कि वो प्रेजेंट रहें इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद राज्यसभा ने भी
2/3 ऑफ मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया तो हमारे प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा, यानी उनको उनकी ऑफिस से जाना पड़ेगा, वो पद खाली हो जाएगा। आई होप आपको इम्पीचमेंट के सारा प्रोसीजर इजीली समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी आने वाली स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के पावर्स की। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इनको बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ने साथ साथ ये भी कहा है कि ये सारे पावर यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन किसी की एडवाइस पे यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ये सारे फंक्शंस वो करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो पूरा हेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी पूरे इंडिया के अगर कोई हेड है तो हमारे प्रेसिडेंट हैं। जितनी भी चीज़ें, जितनी भी रिपोर्ट्स या कोई भी चीज़ पास होती हैं ऑर्डर्स में, उन सब पे इनका सिग्नेचर होता है। और दूसरा ये कि जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं जैसे जजेस की पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सबको अपॉइंट यही करते हैं। एडवाइस पे करते हैं लेकिन करते तो यही हैं। तीसरा ये है कि ये एक इंटर स्टेट काउंसिल को भी अपॉइंट करते हैं। उसका काम ये रहता है कि जो सेंटर और स्टेट है यानी केंद्र और राज्य और राज्य यानी स्टेट और स्टेट, इन सब के बीच में कोऑपरेशन बना रहे। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो बॉर्डर एरियाज हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे प्रेसिडेंट की ही होती है। अब चलिए बढ़ते हैं, हम इनके और ढेर सारे पावर्स को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। तो कोई भी पार्टी जिसको आप जिताते हैं मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ और वो पार्लियामेंट में जाती है तो उसको एड्रेस करने का काम हमारे प्रेसिडेंट का होता है। यहाँ पे एक और चीज है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अगर कोई भी कार्य जानना चाहते हैं, कोई बिल पेंडिंग है या जो भी, तो वो दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, दोनों से पूछ सकते हैं कि क्या मैटर चल रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है समन, प्रोरग और डिसॉल्व करने का किसी भी हाउस को। ऑल दो राज्यसभा तो डिसॉल्व होगा नहीं, तो समन और प्रोरग कर सकते हैं। ये जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो टोटल 14 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। अब 14 मेंबर्स कैसे हो गए, तो 12 राज्यसभा में करते हैं और 2 लोकसभा में करते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही की जाती हैं सारी चीजें। कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता जब तक हमारे प्रेसिडेंट को उस पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर ना हो। अगर मान लीजिए कोई बिल भेजा जा रहा है प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया, उस पर वो कुछ रिकमेंडेशन यानी सुझाव दिए हैं, अगर फिर भी वो बिल बिना किसी मॉडिफिकेशन, बिना किसी चेंज के उनको वापस भेज दी जाती है प्रेसिडेंट को, तो वो अपना सिग्नेचर उनको करना ही पड़ता है उस पर। और कोई भी मान लीजिए नया स्टेट बनाना है, नए राज्य बनाने हैं, तो ऐसे मैटर को पार्लियामेंट में लाने के पहले हमारे प्रेसिडेंट की सहमति की आवश्यकता होती है। हमारे प्रेसिडेंट सहमत हो जाएंगे तो ये जो न्यू स्टेट बनाने वाली बात है वो पार्लियामेंट में लाई जाएगी। जो हमारे स्टेट में गवर्नर होते हैं वो कुछ बिल्स को रिजर्व करके रखते हैं ताकि बाद में उस पर प्रेसिडेंट अपना कंसिडरेशन दे सके। प्रेसिडेंट का एक और पावर है कि ये ऑर्डिनेंस ला सकते हैं अंडर आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस क्या होता है तो इसको आप समझ सकते हैं आप टेम्पररी रूल या टेम्पररी लॉ जैसे, यानी टेम्पररी लॉ लाए जाते हैं। इसके भी कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं बिल की। तो कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास जा रही है, भेजी गई है, तो उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे वो बिल को तुरंत साइन करके वापस भेज देंगे, वो बिल को बिना साइन किए अपने पास रख लेंगे, या तीसरी बिल को रिटर्न तो करेंगे लेकिन कुछ सुझावों के साथ। अब ये पार्लियामेंट पे है कि वो उनके सुझाव मानता है या नहीं मानता है। अगर पार्लियामेंट ने उनको वापस बिल वैसे ही भेज दिया तो उनको अपना साइन यानी एसेंट देना ही पड़ेगा। जैसा हमने कहा था कि ऑर्डिनेंस के भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, इसको ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता है। तो ये कब लगता है आइए जानते हैं। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको जब लगेगा कि बहुत ही अर्जेंसी आ गई है, बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, तो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। दूसरा, जब हमारे दोनों हाउस सेशन में ना हो, यानी दोनों हाउस कार्य नहीं कर रहे हैं, दोनों हाउस किसी कारण की वजह से सेशन में नहीं है, उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को लाते हैं। तीसरा, जब भी हमारा हाउस रीअसेंबल होता है, वापस कार्य प्रणाली शुरू हो जाती है, तब ये ऑर्डिनेंस का मुद्दा पार्लियामेंट में रखा जाता है। और अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ जाता है तो हमारा ऑर्डिनेंस ऐसे ही लैप्स कर जाता है यानी खत्म हो जाता है। इसलिए इसको टेम्पररी लॉ कहा जाता है। आई होप अभी तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर्स की। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं 5 सालों के लिए, ताकि जो भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सेंटर और स्टेट में अच्छे से किया जा सके। कंटीजेंसी फंड से पैसा निकालने की भी अथॉरिटी हमारे प्रेसिडेंट के पास ही है। जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उस टाइम कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाला जाता है। जो मनी बिल है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे। कोई भी ग्रांट लेना है बजट के लिए, कम पड़ रहा है या कुछ भी, तो वो भी हमारे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ही ली जा सकती है, वरना नहीं ली जाएगी। जो हमारी जुडिशियल पावर्स हैं
उसमें हमारे प्रेसिडेंट को पावर होता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, और कई सारी इनके पास पावर भी होती हैं। जैसे किसी को फांसी की सजा मिल रही है और प्रेसिडेंट ने चाह दिया कि न मिले तो उसको फांसी की सजा नहीं मिल सकती है। ऐसे ही कई सारे पावर्स जैसे पार्डन, रिस्पाइट, रिप्राइव, रिमिशन, रिमिट, कम्यूट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको इसकी भी नॉलेज एकदम डिटेल में मिल जाए। कोई भी क्रिमिनल सूट या क्रिमिनल फाइल प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं की जा सकती है। कब तक? जब तक वो सर्विस में हैं, जब तक वो अपना टेन्योर संभाले हुए हैं, तब तक इनके खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता है। और ये अपने जितनी भी सर्विस का टाइम है, टेन्योर है, उसके बीच में किसी भी कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं होंगे। इनके कुछ मिलिट्री फंक्शंस भी हैं, जैसे ये सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारी तीनों सेनाओं के, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उनकी, और जो प्रेसिडेंट हैं पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद वॉर और पीस दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके डिप्लोमेटिक फंक्शंस की। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, डिप्लोमेट्स, जो हमारे देश से दूसरे देश जाते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, और जो दूसरे देश से आते हैं उनको ये रिसीव करते हैं। जो प्रेसिडेंट है हमारे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी ट्रीटीज और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही कंक्लूड की जाती हैं। आई होप अभी तक के सारे पावर्स आपको क्लियर होंगे। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स की। तो जब कोई भी पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं दिखा पाती है, उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं और किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है रनिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो या तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं, या जो लीडर कह रहा है कि मेरे पास मेजॉरिटी है और अगर वो मेजॉरिटी प्रूफ कर देता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो मिनिस्टर्स को भी डिसमिस कर सकते हैं। ये तब होता है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया है और मिनिस्टर्स रिजाइन नहीं करते हैं, तो ऐसे में हमारे प्रेसिडेंट उन लोगों को डिसमिस कर देते हैं। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी पावर्स की। तो 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी की। तो ये आर्टिकल 352 के अंडर में आता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है उसकी सिक्योरिटी पे खतरा है, किस चीज से खतरा है, तो या तो वॉर होने को है, या कुछ एक्सटर्नल एग्रेशन है, या आर्म्ड रिबेलियन है, तो ऐसे सब में जब हमारे प्रेसिडेंट बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ इतने खतरे वाली बात है, तो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम यानी लगा दिया जाता है पूरे कंट्री के अंदर। और इसमें क्या होता है कि ऐसे सारे जो लाए जाते हैं, प्रोक्लेमेशन किए जाते हैं, इसमें पार्लियामेंट जो होता है हमारा, इस प्रोक्लेमेशन यानी इस अनाउंसमेंट के 1 महीने के भीतर ही स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ वोट से इमरजेंसी लगने की बात को पास करता है। और अगर ये नेशनल इमरजेंसी लग गई तो ये 6 महीने के लिए लगी ही रहती है, और 6 महीने के बाद उसको फिर पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा, तो वो और जाके 6 महीने के लिए ऑपरेशनल रहेगी। आई होप आपको दूसरा पॉइंट समझ आया होगा। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगता है तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 20 और 21 के अंडर आते हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इमरजेंसी के टाइम में फेडरल ना होकर यूनिटरी रोल निभाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे तो हमारी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग काम करती हैं, लेकिन जहां इमरजेंसी लग जाएगी वहां पे यूनिटरी रोल होगा, यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब करता धरता होगी, और वो स्टेट गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट लिस्ट है उस पे भी कुछ नियम कानून ला सकती है। ये होता है इमरजेंसी में। और जैसा कि पहले ही कहा कि जो फेडरल स्पिरिट होती है वो खत्म कर दी जाती है और सब कुछ यूनिटरी स्पिरिट के साथ चलता है, यानी हमारा सेंटर ही करता धरता हो जाता है। जो भी ये फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं कि रेवेन्यूज बटने चाहिए सेंट्रल और स्टेट में, वो सारी चीजें टेम्पोररीली सस्पेंड कर दी जाती हैं जब तक इमरजेंसी लगी रहती है तब तक। और इसमें एक देखने लायक बात ये है कि ऐसे सारे सर्कमस्टेंसेस में लोकसभा को एक ही समय पे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको बिल्कुल भी ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की इमरजेंसी की, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, और ये आर्टिकल 356 के अंडर आता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे गवर्नर होते हैं वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को और कहते हैं कि जो हमारा स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। और जब इस बात से हमारे प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये सही बात है, तो उस टाइम वहां पे एक इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं और फिर उस स्टेट के सारे करता धरता हमारे प्रेसिडेंट हो जाते हैं। और एक बार जब हमारी इस इमरजेंसी को लगा दिया जाता है तो इसके अंदर पार्लियामेंट को 2 महीने के ही भीतर में इसे रेटिफाई करना पड़ता है, जिसके बाद ये 6 मंथ के लिए ऑपरेशनल होता है। ये जो प्रेसिडेंट्स रूल है वो 1 साल से भी अधिक
लग सकता है, लेकिन इसके दो कंडीशंस होने चाहिए। पहली ये कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगा है, हर पूरे देश में लगा है या देश के किसी भी कोने में लगा है, तो उस टाइम जो हमारा है प्रेसिडेंट रूल उसको एक ही बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे इलेक्शन कमीशन कहे कि यहाँ पे बहुत इलीगल चीजें हो रही हैं और यहाँ पे इलेक्शन कराना नामुमकिन है, तो ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रहे हैं तो हमारे प्रेसिडेंट रूल 1 साल से अधिक का लग सकता है। स्टेट इमरजेंसी जहाँ पे लगती है वहाँ कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हमारे राष्ट्रपति संभालते हैं, और जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो राष्ट्रपति के इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट हम सब जानते हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे प्राइम मिनिस्टर से और फिर ये इंस्ट्रक्ट करेंगे गवर्नर को सारे काम करने के लिए। दूसरा फीचर यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वहाँ पे हैं उनको डिसमिस भी कर सकते हैं या उनको टेम्परेरी पीरियड के लिए सस्पेंशन में रख सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑथराइज होते हैं कि ऐसी कंडीशन में स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से कुछ एक्सपेंस कर सकते हैं जब लोकसभा हमारा सेशन में न होगा। तो आई होप आपको प्रेसिडेंट रूल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी की, जिसका नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी, या आर्टिकल 360 के अंडर आता है। ऑल्दो ये इंडिया में कभी भी नहीं लगा है। इसमें क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट हमारे कंट्री की खतरे में है, उस टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाई जाती है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन को बनाते हैं जो कि बताते हैं मेजर्स कि कैसे इस प्रॉब्लम से उबरा जाए। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों के सैलरीज और अलाउंसेस कम कर दिए जाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। इसमें यह भी होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं स्टेट को कि आप फंड को ऐसे यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा रेकलेसली यूज मत कीजिए। और प्रेसिडेंट इस स्टेट को ऑर्डर भी कर सकते हैं कि वो मनी बिल सबमिट करे ताकि वो अपनी सहमति दे उस पर। अब हम बात करेंगे कि पोजीशन क्या है हमारे राष्ट्रपति की। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एडवाइस पे काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की। ये ऐसा पहले नहीं था, पहले बिल्कुल भी ये बाध्यता नहीं थी कि आपको माननी ही है उन लोगों की एडवाइस, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये बिल्कुल बाइंडिंग हो गया प्रेसिडेंट के ऊपर कि जो भी एडवाइस इनको दी जाएगी वो इन सब एडवाइसेस को मानेंगे। फिर हमारा आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, और इसमें यह था कि जो भी एडवाइस देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन एडवाइस को सुनना होगा प्रेसिडेंट को, यानी उन सारी एडवाइस, उनके व्यूज को रिकंसिडर करना होगा। और ये जो हमारी इमरजेंसी होती है ये बिना किसी रेटिफिकेशन के, पार्लियामेंट इसको रेक्टिफाई नहीं भी करेगा तो ये फिक्स्ड पीरियड के बाद खुद की खुद खत्म हो जाती है। अब हम बात करें तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, यानी नॉमिनल हेड होते हैं। इनके पास नॉमिनल पावर्स होती हैं। वैसे तो पावर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये एडवाइस पे ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है एक बहुत ही बड़े ऑनर, प्रेस्टीज और डिग्निटी का ऑफिस है और इसको हाईली रिस्पेक्ट किया जाता है। आई होप अभी तक की सारी टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो इनका भी जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, इसमें भी जनता इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज बनाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो इनके इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन होता है उसमें नॉमिनल मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और जो टेरिटरीज थी दिल्ली और पौंडीचेरी इसमें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। अब हम बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी इंसान को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो सबसे पहली और कॉमन क्वालिफिकेशन तो यही है कि वो भारतीय नागरिक होनी चाहिए। दूसरी ये कि वो 35 साल या 35 साल से अधिक के होने चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि अगर कोई भी इंसान जो राज्यसभा का मेंबर होता है और उसको जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करनी होती हैं वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाइस प्रेसिडेंट में होनी चाहिए। ये कोई भी प्रॉफिट के ऑफिस को होल्ड नहीं करने चाहिए, ना ही स्टेट में और ना ही सेंटर में। कॉम्पोजिशन जैसा हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि जैसे प्रेसिडेंट में 50 इलेक्टर्स और 50 सेकेंडर्स थे, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट में 20 इलेक्टर्स और 20 सेकेंडर्स होते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण कराते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। अब हम इनकी बात कर लें टर्म ऑफ ऑफिस की। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 साल के लिए अपनी सर्विस देते हैं। दूसरा ये है कि जब चाहे रिजाइन दे सकते हैं, या उनकी तबीयत खराब हो या कोई भी ग्राउंड हो उनके रेजिग्नेशन का, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं, या इनको रिमूव भी किया जा सकता है ऑन द चार्जेस दैट ही वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और जितनी भी इनको सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के ही रूप में दी जाती है।
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये है कि जैसे स्पीकर हमारे होते हैं लोकसभा में, वैसे ही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट के रूप में भी एक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर हमारे प्रेसिडेंट अपने कार्य को निभाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस संभालते हैं और जितने भी कार्य प्रभार हैं सब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन के निभाते हैं। और जितनी भी इस समय उनको इमोल्यूमेंट्स या सैलरी मिलेगी वो एज अ प्रेसिडेंट मिलेगी, ना कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट। आई होप कि अभी तक की सारी चीजें आपको बाकायदा समझ आई होंगी। Thank you for being there with the right guidance. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.